अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स और हमने ये भी देखा कि फिजिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की शुरुआत, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट। हमने इस चैप्टर में ये सीखना है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं और हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं। यानी हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, और एज वेल एज हम ये देखेंगे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो व्हाट इज द मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी? तो हम कहेंगे कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, हम उनको बोलेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे हम बात करें लेंथ की, तो आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे बॉल पेन की लेंथ इतनी है, या आप कह सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी है। इस मीन दैट कि हम लेंथ यानी हाइट या हम और अपनी पेन की जो है ये लेंथ है उसको मेजर कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर हम बात करें मास की, तो हम ये बता सकते हैं कि मास ऑफ द अर्थ कितना है या मास ऑफ द मून कितना है, या मास ऑफ द अर्थ ज्यादा है या मास ऑफ द मून ज्यादा है। अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ही हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी किस से ज्यादा बड़ी है या छोटी है। या हम बात करें मास ऑफ अ मैन, तो हम ऑब्वियसली उसको मेजर कर सकते हैं। इट्स मीन दैट कि ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, और जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है हम उसको बोलते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम बात करें टाइम की, तो आप डिस्कस कर रहे होते हैं मैंने सुबह इतने बजे स्कूल जाना है, या आप पूछते हैं किसी से बताएं कि टाइम कितना हो गया है, तो वो बताता है कि इतना टाइम हो चुका है। इट्स मीन दैट कि वो टाइम को मेजर कर सकता है, इसलिए वो बता रहा है कि इतना टाइम हो चुका है। तो टाइम को मेजर कर सकते हैं, इट्स मीन दैट कि टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और लास्ट हम बात करें कि टेम्परेचर की, तो आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज पूरा दिन इतना टेम्परेचर पड़ेगा या लास्ट टाइम इतना टेम्परेचर पड़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द मेजरमेंट हर फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हर फिजिकल क्वांटिटीज में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी पाई जाएंगी। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाई जाएं, ये दोनों प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद हों, तो आप कैसे समझ जाएं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी ये फिजिकल क्वांटिटीज को पहचानने का एक आसान मेथड है, एक आसान तरीका है। तो हम चलते हैं उसकी तरफ। तो पहले बात यह है कि हमें उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए, और दूसरी है कि हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए जिसमें उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, आप शॉप पे जाते हैं, उसको बताते हैं 5, तो आपने उसको मैग्नीट्यूड बता दी, लेकिन आपने साथ उसका कोई यूनिट नहीं बताया, यानी आपने जस्ट 5 कह दिया। तो हो सकता है वो 5 किलोग्राम अंडरस्टैंड कर ले, या हो सकता है वो 5 ग्राम अंडरस्टैंड कर ले, या हो सकता है कि वो 5 मन कंसिडर कर ले। तो ये देखें, आपने उसको यूनिट नहीं बताया तो कितना इशू क्रिएट हो गया है कि उसको 5 को अंडरस्टैंड करने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड तो बतानी है, लेकिन साथ ये भी बताना है कि उसका यूनिट कितना है। हम एक और मिसाल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि मैंने बताया है ये कुछ डिस्टेंस है, क्योंकि मैं इसको मीटर में बता रहा हूँ और मैं साथ बता रहा हूँ कि 10 किलोमीटर है। अब इस तरह मुझे ये अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाएगा कि इस पाथ की लेंथ कितनी है, क्योंकि मैं इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, दोनों प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज की, जो कि मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट है। तो इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका यूनिट बताना बहुत जरूरी है। हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स के ऊपर। तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं, एक होती है बेस क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव क्वांटिटीज। हम चलते हैं बेस क्वांटिटीज की तरफ। तो व्हाट इज मीन बाय द बेस क्वांटिटीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। हर वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी को बेस प्रोवाइड करे या जिससे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज बने, हम उनको बेस क्वांटिटीज कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी है कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज को बेस प्रोवाइड करे, हम उसको बोलेंगे ये बेस क्वांटिटीज है। अब आपको इससे समझ नहीं आई होगी, हम कुछ एग्जांपल लेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ली लेंथ, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटीज है। हमें कैसे पता चलेगा? तो बेस क्वांटिटीज को पहचानने का एक आसान रूल ये है कि ऐसी क्वांटिटीज भी बेस क्वांटिटीज होंगी कि जो खुद तो किसी से ना बनी हो, लेकिन वो जब आपस में या किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ मिलकर एक नई क्वांटिटी बनाए, तो आप समझ जाएं कि ये एक बेस क्वांटिटी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम मट्टी की बात करें तो मट्टी तो किसी चीज से कंपोज नहीं हुई, लेकिन अगर हम मट्टी को एक स्पेसिफिक शेप दे दें तो उससे ब्रिक बना सकते हैं, और हम ब्रिक को जोड़ते जाएंगे तो ब्रिक से, तो उस ब्रिक से हम वॉल क्रिएट कर सकते हैं। इट्स मीन दैट कि एक ब्रिक जो मट्टी से बनी है, तो मट्टी एक बेस
के तौर पर यूज होगी और हम उसकी डिफरेंट उसकी फॉर्म्स बना लेते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो वॉल है वो एक बेस क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी बेस से मिलकर बनी हुई है। तो हमने कहा लेंथ, क्योंकि लेंथ किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, हो सकता है लेंथ में कोई और क्वांटिटी ऐड हो जाए जो एक नई क्वांटिटी आ जाए, तो लेंथ खुद किसी से नहीं मिलकर बनी हुई, इसका मतलब कि लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। हम मैथ की बात करें तो मैथ भी एक बेस क्वांटिटी है, और हम बात करें टाइम की तो टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक बेस क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी एक बेस क्वांटिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक बेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैंने 7 बेस क्वांटिटीज लिखी हैं। तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, तो आपको बताना होगा कि 7 के बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है। ये पेपर में एक एमसीक्यू आ सकता है। अब ये खुद तो किससे नहीं मिलके बनी हुई, लेकिन ये खुद जब मिलती हैं आपस में, लेंथ को मैथ के साथ मिलाया या मैथ को लेंथ के साथ मिलाएं या लेंथ मैथ और टाइम को इकट्ठा करें तो एक नई क्वांटिटी बन सकती है। तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज होती हैं। अभी हम जब ड्राइव क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बेस क्वांटिटीज की भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम चलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज की तरफ। तो ड्राइव क्वांटिटीज क्या है कि वो क्वांटिटीज जो डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिलाने से बनती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेट करें तो एरिया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट एरियाज, जैसे अगर हम ट्राइंगल का एरिया देखें या हम सर्कल एक स्क्वायर का एरिया देखें या हम एक सर्कल का एरिया देखें, तो हम यहाँ पे डिफरेंट एरियाज देख सकते हैं। जैसे कंसीडर करते हैं वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए क्यूब का वॉल्यूम। जैसे हम कंसीडर स्पीड, तो यहाँ हम देख सकते हैं स्पीड, और यहाँ पे देखेंगे फोर्स, तो हमें पता है किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी की शेप को या उस बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। अगर हम कंसीडर करें वर्क को या तो हम देखेंगे डेली लाइफ में जो हम काम कर रहे होते हैं उसको। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो यहाँ पे हमें एक एनर्जी की टाइप नजर आ रही है, और हम बात करें पावर की या इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम क्वांटिटीज में कोई ना कोई बेस क्वांटिटी छुपी हुई होगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज के मिलने से ये तमाम क्वांटिटीज बनती है। तो आइए लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। जैसे लेट करते हैं, हमने एरिया की बात की कि एरिया की ड्राइव क्वांटिटी है। कैसे ड्राइव क्वांटिटी है? एरिया फाइंड करना हो तो हम उसको फार्मूला लेते हैं कुछ इस तरह से कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ भी एक लेंथ ही होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि अगर हम एक तरफ को लेंगे तो ये लेंथ है, अगर हम दूसरी तरफ को लेंगे उसकी विड्थ होगी। लेकिन विड्थ भी एक लेंथ ही होती है एक्चुअली में, डिस्टेंस भी एक लेंथ ही है, हाइट भी एक लेंथ ही है, ये सारे लेंथ के ही डिफरेंट नेम है। तो इट्स मीन दैट कि विड्थ भी एक लेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया कंपोज करने के लिए हमें 2 लेंथ की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी एक डिराइव क्वांटिटी है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय द हाइट। और अगर हम अभी हमने डिस्कस किया कि विड्थ और हाइट ये भी एक किस्म की लेंथ ही है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 लेंथ आपस में कंबाइन हो जाए तो वॉल्यूम बनता है, और अगर 2 लेंथ आपस में कंबाइन हो जाए तो एरिया कंपोज होता है। तो हमें पता चल गया कि लेंथ को ही अगर हम लेंथ से 2 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया बनेगा, और अगर हम इसका सेल्फ ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये वॉल्यूम को कंपोज करता है। तो देखिए हमने सीखा कि अगर 2 क्वांटिटीज को मिलाएं, अगर हम बेस क्वांटिटीज को मिलाएं तो किस तरह से हम एरिया और वॉल्यूम कंपोज करवा सकते हैं। अगर हम इस तरह देखें स्पीड को, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस भी एक लेंथ ही होता है। तो लेंथ को जब टाइम पे डिवाइड करेंगे, लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, और इससे बनेगी स्पीड जो कि एक डिराइव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज को देखा। इस तरह अगर हम डिस्कस करें, हमने कहा कि किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए उसकी 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक इसका यूनिट। तो इसलिए हमें यहाँ पर यूनिट भी डिस्कस करना पड़ेगा। बट बिफोर गोइंग टू द डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, वी हैव टू डिस्कस द व्हाई वी नीड यूनिट। हमें यूनिट की जरूरत पेश क्यों आई और यूनिट की अहमियत क्या होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज रेफर्ड एज SI यूनिट। इसको हम जरा सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम किसी शॉप पर जाएं, उसको कहें कि मुझे शुगर चाहिए या मुझे मिल्क चाहिए, लेकिन उसको मैं अगर क्वांटिटी बता दूं, मैं यूनिट ना बताऊं, तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि मैं उसको सिर्फ जाके 5 बता रहा था।
तो 5 बताने से 5 kg भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है और 5 मन भी उसके माइंड में आ सकता है। तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है और इस तरह उसको एक सही समझ भी नहीं आएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिर हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ा हर क्वांटिटी का, जो कि हर जगह पे सेम है। हम उसको बोलते हैं कि ये यूनिट है। हमें जरूरत क्यों पेश है यूनिट की? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे ज़माने में जगह बनाई, तो इस यूनिट की भी सख्त जरूरत पेश आई। जैसे कि हम देखें कि अगर हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हमने एक्सचेंज करना है तो हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हर जगह पर यूनिट चेंज होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सचेंज करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसीलिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर ने ये डिसाइड किया, जो कि पेरिस में हुई थी और 1960 के अंदर, कि हमें दुनिया में हर जगह सिस्टम यूनिट का चलाना होगा, जो कि हर जगह पे सिस्टम सेम होगा, यूनिट सेम होगा। तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये SI यूनिट कहलाता है। क्वांटिटी सेम हो, अगर हम इसको 1 kg कह रहे हैं तो ये 1 kg नहीं हो सकता, यही 1 kg है, इसको हम 2 kg बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमने जरूरत पड़ी कि हम तमाम यूनिट्स को, लेंथ के यूनिट को, मास के यूनिट के, टाइम के यूनिट को हम सेम बना दें। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट। क्योंकि हमने बेस क्वांटिटीज को पढ़ा तो इसलिए बेस यूनिट की भी जरूरत पेश आएगी। यानी वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी के साथ लगाए जाते हैं हम उसको बोलते हैं कि वो बेस यूनिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ को हमने देखा कि ये बेस क्वांटिटी है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो L से होती है, तो मीटर कहते हैं, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल m है। यानी अगर कहीं पर स्मॉल l हो तो समझ जाइए कि वहां पे लेंथ की इंडिकेशन है, अगर कहीं जगह पर स्मॉल m लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि वहां पर की इंडिकेशन है। इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी क्वांटिटीज की तरफ, दैट इज द मास। तो अगर हम मास को देखें तो मास की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल m है और किलोग्राम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो kg है, किलोग्राम। अगर हम नेक्स्ट चलें टाइम की तरफ तो टाइम की जो इंडिकेशन है स्मॉल m और इसका यूनिट सेकंड है, इसको हम SEC या स्मॉल s से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलें दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर इसका यूनिट है और एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है और हम इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चलें द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये भी एक बेस क्वांटिटी है, इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है कैंडेला और हम इसको स्मॉल c और स्मॉल d यानी CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द केल्विन और केल्विन को कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम चलें लास्ट वन दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है मोल और हम इसको MOL से लिखते हैं। यहाँ पर हमने तमाम 7 की 7 बेस क्वांटिटीज को रीड किया। तो यहाँ पर हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेशन किसी एक क्वांटिटी के साथ स्पेसिफिक है वो उसको ही रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और हम टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम टाइम को कैपिटल T से लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो इसीलिए जो क्वांटिटी जिस लेटर के साथ रिप्रेजेंटेशन उसकी है हमने उसको उससे ही डिफाइन करना है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम डिराइव यूनिट्स की तरफ। तो डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं कि ऐसे यूनिट्स जो किसी डिराइव क्वांटिटीज के साथ आए या डिराइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें, हम उनको बोलेंगे कि ये डिराइव यूनिट्स हैं। जिस तरह से बेस क्वांटिटीज से डिराइव क्वांटिटीज बनती है, इसी तरह से बेस यूनिट से डिराइव यूनिट्स भी बना सकते हैं कि अगर हम दो बेस यूनिट्स को या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो उससे डिराइव यूनिट्स कंपोज होते हैं। हम जैसे कि लेट करते हैं, जैसे देखते हैं कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखें हमने बताया कि इन तमाम यूनिट्स को आपस में ही एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने से डिराइव यूनिट्स को बना सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखें कि हमने एरिया की एग्जांपल ली, दैट इज द मोस्ट सिंपल एग्जांपल कि एरिया इज कंपोज्ड ऑफ द लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ एंड वी नो दैट लेंथ का यूनिट मीटर होता है और विड्थ भी एक लेंथ ही होती है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ को मैंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही लिख दिया है और एक लेंथ का यूनिट मीटर है, दूसरी लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ विड्थ एंड द हाइट, और हमने कहा कि जो विड्थ है और जो हाइट है ये भी लेंथ ही होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम इसके यूनिट को डिस्कस करें, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर और लेंथ का यूनिट मीटर, तो इस तरह से ये बन जाएगा मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हम वॉल्यूम का यूनिट भी कंपोज कर सकते हैं। हम देखें कुछ अगर बेसिक यूनिट्स को, तो हमने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कि एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। अगर ये डिवीजन का साइन यहाँ पे लगाया हुआ है,
अगर इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ तो ये पावर डिवीजन की जो नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, दैट इज एस की पावर +2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्पीड को देखें, स्पीड का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम था, डिस्टेंस का यूनिट मीटर डिवाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये बन जाएगा लेंथ पर टाइम यानी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है जैसा भी हमने डिराइव किया है, एरिया का भी निकाला हमने स्क्वायर मीटर, ये मीटर स्क्वायर। इस तरह प्रेशर भी एक डिराइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पर माइनस का 2 आना है, यहाँ पे मिस्टेक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी को हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हम इसको देखते हैं किलोग्राम, डिवीजन का मतलब पर, और ये मीटर क्यूब। ये सारे के सारे यूनिट भी हम डिस्कस करेंगे इस बुक के अंदर ही, यानी कुछ चैप्टर नंबर 2 में क्वांटिटीज आएंगी, कुछ चैप्टर नंबर 3 में, कुछ चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तमाम चैप्टर्स में ये क्वांटिटीज 1 बाय 1 आती जाएंगे और हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। फोर्स को अगर हमने देखना हो तो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर हम देख सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।